19 नवंबर 1978 की सुबह दक्षिण अमेरिका के गुआना के घने जंगलों के ऊपर अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर्स चक्कर लगा रहे थे। नीचे जो नज़ारा था ना, उसने आसमान से देख रहे सैनिकों को बिल्कुल सुन्न कर दिया। कीचड़ से सनी जमीन पर कतारों में शव बिछे हुए थे। बाप रे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, मतलब सबके सब औंधे मुंह पड़े थे। कुल 918 शव। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वहाँ कोई संघर्ष नहीं हुआ था। मेरा मतलब है वहाँ खून खराबा या गोलियों के कोई निशान नहीं थे। सही कहा। ये एक ऐसा दृश्य है जो दिमाग से निकलता ही नहीं है। वहाँ कोई युद्ध नहीं था, नहीं किसी बाहरी सेना ने हमला किया था। उन सभी लोगों की जान बस एक ड्रिंक पीने से गई थी। हाँ, जिसे हम आज जोन्सटाउन की घटना के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ऐतिहासिक रिपोर्ट, डीक्लासिफाइड सरकारी दस्तावेज और सबसे अहम टिम कार्टर जैसे उन कुछ लोगों की गवाहियां जो उस रात वहां से जिंदा बच निकले थे, जो कि बहुत रेयर है। हाँ, तो इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ इस घटनाक्रम को दोहराना नहीं है, बल्कि इन सर्वाइवर नोट्स और मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों के जरिए ये समझना है कि कैसे समाज को सुधारने का सपना देखने वाले आम लोग इतने गहरे और जानलेवा जाल में फंस गए। बिल्कुल। और इस जाल को समझने के लिए जिम जोन्स की शुरुआती जीवन को देखना बहुत जरूरी है। तो जिम जोन्स की शुरुआत से ही इस कहानी को खोलते हैं। तो 1931 में इंडियाना के एक बेहद छोटे से शहर क्रीट में उसका जन्म हुआ था। जो लोग उसे बचपन से जानते थे वे उसके बारे में एक बहुत ही अजीब बात बताते हैं। अजीब बात मतलब किस तरह की? उसे ना मौत से एक गहरा, लगभग जुनूनी आकर्षण था। वो मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करता था और उनके लिए बकायदा अंतिम संस्कार आयोजित करता था। बाप रे! अगर आज पड़ोस का कोई बच्चा ऐसा करे तो लोग तुरंत उसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, है ना? बिल्कुल। लेकिन 1930 के दशक के उस ग्रामीण इलाके में लोगों ने उसे सिर्फ एक अजीब बच्चा मानकर नजरअंदाज कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, वो एक ऐसा संकेत था जिसे किसी ने नहीं समझा। जब जोन्स बड़ा हुआ तो 1950 के दशक में उसने इंडियानापोलिस में अपना एक चर्च शुरू किया। और यहीं से उसकी रणनीति का पहला हिस्सा सामने आता है। उसने अपने संदेश को एपोस्टोलिक समाजवाद का नाम दिया। ये वह दौर था जब अमेरिका नस्लीय रूप से बुरी तरह बटा हुआ था। हाँ, सेग्रीगेशन का टाइम। बिल्कुल। लेकिन जोन्स के चर्च में श्वेत और अश्वेत लोग एक साथ प्रार्थना करते थे। मुझे ये बात थोड़ी हैरान करती है। 1950 के दशक में समानता की बात करना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए उसे धमकियां मिली, उसके चर्च पर हमले हुए। सही कहा। एक तरफ वो सामाजिक समानता का झंडा उठा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्रोतों में जिक्र है कि वो नकली चमत्कारों का सहारा ले रहा था। मतलब लोग बता रहे हैं कि वो मुर्गे के लिवर को हाथ में छिपा लेता था और उसे कैंसर का ट्यूमर बताकर लोगों के शरीर से निकालने का नाटक करता था। हाँ, वो फेक हीलिंग्स करता था। मुझे एक बात समझाइए, अगर कोई मेरे सामने किसी के शरीर से मुर्गे का लिवर निकालकर उसे ट्यूमर बताए तो मैं शायद हंसकर वहां से चली जाऊंगी। सैकड़ों समझदार लोगों ने इस सस्ते जादू के खेल पर कैसे विश्वास कर लिया? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बात सिर्फ उस जादू की नहीं थी, बात उस माहौल की थी जो उसने तैयार किया था। माहौल से आपका मतलब है कि लोग पहले से ही उसे मसीहा मान चुके थे? हाँ, जो लोग वहाँ आ रहे थे वे पहले से ही समाज से तिरस्कृत थे। जोन्स उनके नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहा था, उन्हें खाना दे रहा था, बुनियादी जरूरतें पूरी कर रहा था। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति आपके अस्तित्व की रक्षा कर रहा हो तो मनोवैज्ञानिक रूप से आप उसकी हर बात पर विश्वास करना चाहते हैं। इसे साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा। लोग उन चमत्कारों पर इसलिए विश्वास कर रहे थे क्योंकि वे विश्वास करना चाहते थे कि उनका मसीहा सच में चमत्कारी है। यानी वो उनकी हताशा और बदलाव की सच्ची चाहत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसे बाकायदा राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। पॉलिटिक्स? हाँ, जब उसने 1960 के दशक में कैलिफोर्निया का रुख किया और अपने समूह का नाम पीपल्स टेम्पल रखा तो उसके सदस्यों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई। सैन फ्रांसिस्को के मेयर और कई बड़े राजनेता उसके मंच पर आते थे। फर्स्ट लेडी रोजालिंड कार्टर तक से उसकी मुलाकात हुई थी। बाप रे! लेकिन राजनेता ऐसे आदमी का समर्थन क्यों कर रहे थे जो खुलेआम खुद को समाजवादी कह रहा था और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था? क्योंकि जोन्स के पास सबसे बड़ी ताकत थी, उसका वोट बैंक। ओह, तो सब कुछ वोटों का खेल था। एग्जैक्टली। वो किसी भी राजनेता की रैली में रातों रात हजारों लोगों की भीड़ जुटा सकता था। राजनेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चर्च के अंदर क्या हो रहा है, उन्हें सिर्फ अपने चुनाव से मतलब था। और इसी राजनीतिक आवरण ने जोन्स को एक ऐसा पर्दा दे दिया जिसके पीछे वो कुछ भी कर सकता था। बिल्कुल। और पर्दे के पीछे की सच्चाई बहुत खौफनाक थी।
सोवाइनस के दस्तावेज बताते हैं कि पीपल्स टेम्पल ने ड्रग रिहैब सेंटर और बेघरों के लिए शेल्टर खोलने के नाम पर अपने ही सदस्यों की पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। हाँ, वो पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। मतलब सदस्यों से उनकी सारी संपत्ति, उनके घर, यहाँ तक कि उनके सोशल सिक्योरिटी चेक भी चर्च के नाम करवा लिए जाते थे। सब कुछ जोन्स के कंट्रोल में था। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। एक प्रगतिशील सोच वाला इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी एक आदमी को क्यों सौंप देगा? और जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका शोषण हो रहा है तो वे वहां से गए क्यों नहीं? यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है, जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, जब आप किसी चीज में अपना बहुत सारा पैसा, समय और भावनाएं निवेश कर देते हैं तो उससे पीछे हटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि आपको लगता है कि इतना कुछ दे दिया है, अब वापस कैसे जाए? बिल्कुल। अगर वे सदस्य ये मान लेते कि जोन्स एक धोखेबाज है तो उन्हें ये भी मानना पड़ता कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपने परिवार और अपनी सारी संपत्ति एक झूठ के लिए बर्बाद कर दी। ये सच्चाई इतनी कड़वी थी कि लोगों ने उस झूठ में ही जीना बेहतर समझा। हाँ, वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए देखूं तो ये किसी घरेलू दुर्व्यवहार या डोमेस्टिक अब्यूज के बहुत ही भयानक और बड़े रूप जैसा लगता है। बहुत सही तुलना है। मतलब पहले पीड़ित को प्यार दिया जाता है, फिर उसे बाहरी दुनिया और परिवार से पूरी तरह काट दिया जाता है और फिर दुर्व्यवहार शुरू होता है। एग्जैक्टली। जोन्स ने ठीक यही किया और उस दुर्व्यवहार को उसने कैथारसिस का नाम दिया। कैथारसिस? हाँ, वहाँ 6 से 10 घंटे लंबी बैठकें होती थी। अगर कोई सदस्य सवाल उठाता तो उसे मंच पर सबके सामने बेरहमी से पीटा जाता। जोन्स इसे कोई सजा नहीं बल्कि सीखने का तरीका या थेरेपी कहता था। ये तो साफ तौर पर टॉर्चर है। बिल्कुल। और उसने पूरे समूह में मुखबिरों का एक ऐसा जाल बिछा दिया था कि पति अपनी पत्नी पर और बच्चे अपने माता पिता पर नजर रख रहे थे। बाप रे, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। और इन सब के बीच जोन्स की अपनी मानसिक स्थिति ढह रही थी। ऐतिहासिक मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो एम्फेटामिन और बार्बिट्यूरेट्स जैसे खतरनाक ड्रग्स का बुरी तरह आदी हो चुका था। हाँ, और उन ड्रग्स ने उसके दिमाग में एक गहरा पैरानोया पैदा कर दिया था। पैरानोया यानी उसे हर वक्त डर लगा रहता था। हाँ, उसे लगने लगा कि अमेरिकी सरकार और CIA हर पल उसके पीछे पड़े हैं। इसी डर और जांच एजेंसियों से बचने के लिए उसने 1974 में दक्षिण अमेरिका के गुयाना के जंगलों में जमीन लीज भर ली, ताकि वो अमेरिकी कानून की पहुंच से दूर जा सके। बिल्कुल। और 1977 में एक पत्रकार की खोजी रिपोर्ट छपने के तुरंत बाद उसने अपने 1000 से अधिक अनुयायियों को रातों रात उस जंगल में शिफ्ट कर दिया। इस जगह को जोन्सटाउन नाम दिया गया। जो एक प्रॉमिस लैंड यानी सपनों की दुनिया होनी चाहिए थी, वो असल में एक कंटीले तारों वाला जेल बन गई। हाँ, वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, वहाँ सशस्त्र गार्ड्स का पहरा था, भागने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि चारों तरफ मीलों तक सिर्फ घना जंगल था। और इसी जंगल में शुरू हुआ वो खौफनाक मनोवैज्ञानिक प्रयोग जिसे जोन्स व्हाइट नाइट्स कहता था। ये व्हाइट नाइट्स माइंड कंट्रोल की सबसे चरम सीमा थी। मैं पढ़ रही थी इसके बारे में। मतलब आधी रात को अचानक खतरे का सायरन बजता, जोन्स लाउड स्पीकर पर चिल्लाता कि अमेरिकी सेना हमला करने आ रही है। सबको नींद से उठाकर एक जगह इकट्ठा किया जाता। उन्हें पैनिक में डाला जाता। हाँ, फिर वहाँ गार्ड्स उन्हें एक गाढ़ा पेय पीने को देते और जोन्स कहता कि इसमें जहर है। वो कहता कि दुश्मनों की यातना सहने से बेहतर है कि हम सम्मान से जान दे दें। और लोगों से पी लेते थे। ये किसी खौफनाक फायर ड्रिल जैसा है। कल्पना कीजिए कि किसी इमारत में आग लगने का अभ्यास हो रहा है, लेकिन उस अभ्यास में आपको आग से बचना नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि आपको खुद को आग में झोंकने का अभ्यास कराया जा रहा है। बहुत सही कहा आपने। 1 बार, 2 बार, 10 बार। जब आप बार बार वो जहर पीने का नाटक करते हैं तो आपका दिमाग मौत के विचार को सामान्य मान लेता है। इसे ही मनोवैज्ञानिक क्रांतिकारी आत्महत्या या रेवोल्यूशनरी सुसाइड कहते हैं। जोन्स ने लगातार ये अभ्यास करा के लोगों के दिमाग से मौत का डर ही खत्म कर दिया था। उसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां मौत जिंदगी की तुलना में ज्यादा आसान और शांतिपूर्ण विकल्प लगने लगी थी। उसने उनकी प्रतिरोध करने की क्षमता को पूरी तरह से कुचल दिया था। बिल्कुल। और फिर आता है नवंबर 1978, द ब्रेकिंग पॉइंट। बाहरी दुनिया में परिवारों के भारी दबाव के चलते अमेरिकी कांग्रेसमैन लियो रायन
पत्रकारों और एक डेलीगेशन के साथ जोन्सटाउन पहुंचे। हाँ, कंसर्न्ड रिलेटिव्स के दबाव में। ऊपर से सब कुछ एक खुशहाल समुदाय जैसा दिख रहा था, लेकिन हकीकत उन पर्चियों में दर्ज थी जो कुछ सदस्यों ने छुपकर पत्रकारों के हाथों में थमा दी थी। उन पर लिखा था, कृपया हमें यहाँ से बाहर निकालें। और 18 नवंबर को वो तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। जब लियो रायन लौटने लगे तो 15 सदस्यों ने उनके साथ भागने की कोशिश की। जोन्स के लिए ये उसके अहंकार पर सबसे बड़ी चोट थी, है ना? हाँ, उसने अपने गार्ड्स को हवाई पट्टी पर भेजा। वहां घात लगाकर हमला किया गया। उस गोलीबारी में कांग्रेसमैन रियान, 3 पत्रकार और एक भागने वाले सदस्य की हत्या कर दी गई। और जैसे ही गोलियों की वो आवाज जोन्सटाउन तक पहुंची, जोन्स को पता चल गया कि अब खेल खत्म हो चुका है। अमेरिकी सेना सच में आएगी। और उसने अपना आखिरी प्लान लागू कर दिया। उसने सभी 918 लोगों को पेविलियन में इकट्ठा किया। उसने घोषणा की कि अब व्हाइट नाइट कोई अभ्यास नहीं है। बड़े बड़े बर्तनों में वो ग्रेप फ्लेवर्ड पंच तैयार किया गया, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि उसमें सिर्फ साइनाइड नहीं था, उसमें वैलियम, क्लोरल हाइड्रेट और फेनरगैन भी मिलाया गया था। और देखिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। साइनाइड शरीर में बहुत तेजी से और दर्दनाक तरीके से काम करता है। ये इंसान को हिंसक तरीके से तड़पाता है। हाँ, इससे ऐंठन होती है। जोन्स ये बात जानता था। उसने जानबूझकर उस मिश्रण में भारी मात्रा में सेडेटिव्स यानी नींद और सुन्न करने वाली दवाइयां मिलाईं। बाप रे। मतलब वो नहीं चाहता था कि लोग तड़पें, घबराएं या वहां कोई भगदड़ मचे। एग्जैक्टली। वो एक व्यवस्थित, शांत और पूरी तरह से नियंत्रित सामूहिक मृत्यु चाहता था। यह रसायन विज्ञान के जरिए किया गया एक क्रूर क्राउड कंट्रोल था। ये जानकारी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि सबसे पहले बच्चों को निशाना बनाया गया। जो कि बहुत ही भयानक था। 300 से ज्यादा बच्चे और शिशु, उनके मुंह में सिरिंज के जरिए वो जहर डाला गया। माता पिता ये सब देखने के लिए मजबूर थे। उस 44 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग में, जिसे डेथ टेप कहा जाता है, बच्चों के रोने और तड़पने की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। और उस टेप में क्रिस्टीन मिलर नाम की एक महिला की आवाज भी है, जो जोन्स का विरोध करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हमें मरने की जरूरत नहीं है, हम रूस भाग सकते हैं। लेकिन तब तक समूह की मानसिकता इस कदर विकृत हो चुकी थी कि भीड़ ने ही उसे चिल्लाकर चुप करा दिया। हाँ, उन्होंने उसी को चुप करा दिया। और उन चीखों के बीच जोन्स की वो सर्द आवाज गूंजती है। वो कहता है, ये हिस्टीरिया बंद करो। समाजवादियों या कम्युनिस्टों के मरने का ये कोई तरीका नहीं है। हमें कुछ सम्मान के साथ मरना चाहिए। 45 मिनट के भीतर 918 जिंदगियां खत्म हो गईं। जोन्स भी वहां मारा गया। उसके सिर में गोली लगी थी। आज तक ये स्पष्ट नहीं है कि उसने खुद गोली चलाई या किसी और ने उसे मारा। और इस घटना ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसी घटना ने एक मुहावरे को जन्म दिया, ड्रिंकिंग द कूल-एड। हाँ, आज कॉर्पोरेट दुनिया में या आम बातचीत में ये मुहावरा बहुत इस्तेमाल होता है। जब कोई किसी विचार या नेता का बिना सोचे समझे अंधा अनुकरण करता है, तो लोग कहते हैं कि उसने कूल-एड पी लिया है। लेकिन अगर हम सर्वाइवर्स के नजरिए से देखें, तो ये मुहावरा बेहद असंवेदनशील और अपमानजनक है। बिल्कुल। टिम कार्टर जैसे सर्वाइवर इस मुहावरे से सख्त नफरत करते हैं, और उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसके पीछे का असली दर्द क्या है। टिम कार्टर की कहानी इस त्रासदी का सबसे अहम हिस्सा है। उस खौफनाक रात को कार्टर ने अपनी पत्नी ग्लोरिया और अपने 15 महीने के नवजात बेटे मैल्कम को अपनी आंखों के सामने जहर से तड़पकर मरते देखा। हे भगवान। कार्टर खुद इसलिए बच गए क्योंकि जोन्स ने उन्हें और 2 अन्य लोगों को पैसे का एक भारी सूटकेस लेकर रूसी दूतावास जाने का आदेश दिया था। वो वहां से जंगल में भाग गए और बच गए। एक इंसान उस वजन को कैसे उठाता है? मतलब आप अपना पूरा परिवार खो देते हैं और फिर बाहरी दुनिया आपको एक पागल कल्ट का हिस्सा मानकर आपका मजाक उड़ाती है। यही वो लड़ाई है जो टिम कार्टर पिछले 4 दशकों से लड़ रहे हैं। वे सर्वाइवर्स के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे हैं। कार्टर की गवाही स्पष्ट करती है कि जोन्सटाउन में जो हुआ वो कोई सामूहिक आत्महत्या या मास सुसाइड नहीं था, बल्कि वो सामूहिक हत्या थी, यानी मास मर्डर। बिल्कुल। बच्चों ने खुद जहर नहीं पिया था, और जो वयस्क थे वे चारों तरफ से हथियारों से लैस गार्ड से घिरे हुए थे। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। हाँ। कार्टर ये भी समझाते हैं कि वहां मरने वाले लोग बेवकूफ या कमजोर नहीं थे, वे आदर्शवादी थे। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक बेहतर समान समाज का सपना देखा था,
और जिम जोन्स ने उनके उन बेहतरीन मानवीय गुणों को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। सर्वाइवर्स का आगे बढ़ने का सफर इसी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का रहा है। उनका संघर्ष ये साबित करने का है कि वे इंसान थे जिनके अच्छे इरादों को एक मनोरोगी ने हाईजैक कर लिया था। जब तक लोगों को ये समझ में आया कि वे किस दलदल में फंस चुके हैं, तब तक वे जंगल में कैद थे। उनका पैसा छिन चुका था और मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें इस कदर तोड़ दिया गया था कि उन्हें अपनी आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। यही सबसे बड़ा डर है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। बिल्कुल। आज अगर कोई गुयाना के उस इलाके में जाए तो वहाँ जोन्सटाउन का कोई भौतिक वजूद नहीं मिलेगा। जंगल ने उस जमीन को पूरी तरह से निगल लिया है। वहाँ सिर्फ कुछ जंग लगी मशीनें और कंक्रीट के ढांचे ही बचे हैं। लेकिन इसका असर खत्म नहीं हुआ है। कैलिफोर्निया के ओकलैंड में एक मेमोरियल है जहां काले ग्रेनाइट के पत्थरों पर उन 918 पीड़ितों के नाम उकेरे गए हैं, जिनमें सबसे कम उम्र का शिकार 1 साल से भी छोटा शिशु था। बहुत दुखद। और ये बहुत मार्मिक है कि जिसने ये सब किया यानी जिम जोन्स, वो इंडियाना में एक ऐसी कब्र में दफन है जिस पर कोई नाम या निशान तक नहीं है। ये सच में एक बेहद जटिल और भारी विषय है। जो लोग इस प्रकार के हाई कंट्रोल समूहों या मनोवैज्ञानिक हेरफेर पर अधिक शोध करना चाहते हैं, उनके लिए द कल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और द इंटरनेशनल कल्टिक स्टडीज एसोसिएशन जैसे बेहतरीन संसाधन मौजूद हैं। हाँ, इन संस्थानों का अध्ययन ये समझने में मदद करता है कि इस तरह के समूह कैसे पनपते हैं और कैसे करिश्माई नेतृत्व धीरे धीरे तानाशाही में बदल जाता है। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। टिम कार्टर के शब्द याद आते हैं कि वहां मरने वाले लोग दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। अगर एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज बनाने की सच्ची इच्छा ही वो कमजोरी थी जिसने इन लोगों को इतने बड़े धोखे का शिकार बना दिया, तो आज के दौर में जब हम सभी किसी न किसी रूप में सामाजिक बदलाव चाहते हैं, हम खुद को ऐसे करिश्माई नेताओं के मनोवैज्ञानिक हेरफेर से कैसे बचा सकते हैं? यह सोचने वाली बात है। ऐसे नेता जो हमारे सबसे अच्छे और पवित्र इरादों को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है।